नाउ सेकंड टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नाउ ये बाकी सारी टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म से थोड़ी सी डिफरेंट है और थोड़ी सी टेक्निकल भी है। नाउ लेट्स एज्यूम, मैं एज्यूम करता हूँ कि ये मेरे पास जो सेंटर में लाइन है इट इज़ एक्टिंग एज अ मिरर। ये एक मिरर है। नाउ यहाँ पे मेरे पास एक सॉक पड़ी है। सॉक का मतलब है जुराब। इस तरह की क्या पड़ी है? जुराब। अब मुझे इसकी मिरर इमेज कैसे नज़र आएगी? इसकी मिरर इमेज मुझे ऐसे नज़र आएगी। अब मैं अगर इस मिरर इमेज को उठा के इसके ऊपर रखता हूँ 180 डिग्री रोटेट करके, तो ये मिरर इमेज इसके ऊपर ऐसे एग्जैक्टली आ जाएगी। ये मिरर इमेज को जब मैं रोटेट करके इस पोजीशन पे लाता हूँ तो ये इसके ऊपर क्या करेगी? एग्जैक्टली आ जाएगी। तो ऐसी मिरर इमेज को हम कहते हैं सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ऐसी मिरर इमेज को क्या कहते हैं हम? सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, या इसको हम ए कायरल भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ए कायरल, सुपर इम्पोजिबल या ए कायरल मिरर इमेज। नाउ मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरे पास एक चश्मा है। इसको छोड़ के एज्यूम करता हूँ कि मेरे पास एक चश्मा है जिसका एक शीशा क्या है? टूटा है और एक लगा है। सपोज ये वाला शीशा इसका लगा है और दूसरा शीशा क्या है? टूटा हुआ है। तो ये है एक चश्मा। इसका मिरर इमेज मुझे कैसे नज़र आएगा? यूं। इसमें ये चश्मा लगा होगा। अब मैं इस मिरर इमेज को इसके ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करता हूँ। इसको उठा के मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ। तो जब मैं इसकी टांगें बैक पे करूँगा दूसरे की तरह, तो अब मुझे क्या नज़र आएगा? इसको मैंने उठा के इस तरह किया तो इसकी ये जो वाली जो साइड है वो मुझे इधर नज़र आएगी, यूं। तो अब ये जो मिरर इमेज है ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होती। तो ऐसी मिरर इमेज को हम क्या कहते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल या कायरल। तो अब नेचर में कुछ मिरर इमेजेस ऐसी हैं जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोजिबल हैं, जिनको हम ए कायरल कहते हैं। अब जो मिरर इमेज दूसरे पे सुपर इम्पोज हो गई, इसका मतलब है कि दे आर वन एंड दी सेम थिंग। इसका मतलब है वो दोनों एक ही चीज़ हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है। तो इसका मतलब है एक ही चीज़ थी, उल्टी पड़ी थी, आपने उठा के उस पर वापस रख ली, सुपर इम्पोज होगी तो वो एक ही चीज़ है। लेकिन जो चीज़ दूसरी पे सुपर इम्पोज नहीं होती, इसका मतलब है दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट हैं। तो इसी तरह होता है हमारे पास मॉलिक्यूल्स के साथ। नाउ लेट्स सी कि मॉलिक्यूल्स के साथ ऐसा कब होता है। नाउ लेट्स सी कि मेरे पास आ जाता है ये मिरर। मिरर की एक तरफ मैंने लिया एक मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन के साथ अटैच्ड है। ऊपर ग्रुप नंबर ए, इधर ग्रुप नंबर बी, इधर ग्रुप नंबर सी।
ये एक कंपाउंड है जिसकी ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है और कार्बन के साथ ए, बी और सी अटैच्ड है। इस कंपाउंड में भी कार्बन के साथ ए, बी और सी हैं और ये इसकी मिरर इमेज है लाइक दिस, लाइक दिस। अब ये कंपाउंड चूँकि प्लेनर है तो अब मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करके जब इधर लाऊंगा, इसको मैं यूँ 180 डिग्री रोटेट करके इसके ऊपर लाऊंगा तो ये कंपाउंड मुझे कुछ यूँ नज़र आएगा। यहाँ पर ऊपर ए ही है, जब ये रोटेट करके आएगा तो सी इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हुए। इसका मतलब है दे आर वन एंड दी सेम मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? ए कायरल सुपर इम्पोजिबल या ए कायरल मॉलिक्यूल। नाउ आई ड्रॉ अनदर मॉलिक्यूल। दिस इज कार्बन। कार्बन के साथ ऊपर अटैच्ड है कोई ग्रुप जिसका कलर है ब्लैक। इधर कार्बन के साथ अटैच्ड है कोई ग्रुप जिसका कलर है रेड। इधर कोई ग्रुप अटैच्ड है फ्रंट पे जिसका कलर है ब्लू। और कार्बन के साथ इधर कोई ग्रुप अटैच्ड है बैक पे जिसका कलर है ग्रीन। अब इसकी मिरर इमेज कैसे नज़र आएगी? तो कार्बन आपको ऐसे नज़र आएगा इन ब्लैक। सी आपको नज़र आएगा यूं एट दी बैक। यहाँ पे आपको तीसरा नज़र आएगा लाइक दिस। और चौथा ग्रुप आपको नज़र आएगा लाइक दिस। सॉरी, ये ब्लू थोड़ा सा मेरे से मिस्टेकनली आगे बन गया है। ब्लू आपको नज़र आएगा यूं पीछे की तरफ। तो ये दोनों एक दूसरे की आ जाती हैं मिरर इमेजेस। अब आप इसको उठा के इस पर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करें। आप इसको घुमा के लाएं और इसके ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करें तो आपको मॉलिक्यूल कैसा नज़र आएगा? कार्बन ऊपर होगा ये ब्लैक में, सामने वाला आपने क्या कर दिया? रेड कर दिया। सॉरी, सामने वाला आपके पास क्या आ जाएगा? रेड में आ जाएगा लाइक दिस। इट्स ओके। ये इधर से घूम के जब आप इसको लेके जाएंगे यूं घुमा के 180 तो ये जो ग्रुप्स हैं ये पीछे की तरफ चले जाएंगे। अब आपके पास जो ग्रीन वाला है वो जब घूम के जाएगा तो ब्लू वाला ग्रीन वाले के पीछे चला जाएगा और ग्रीन वाला आपको ऐसे नज़र आएगा फ्रंट पे और ब्लू वाला पीछे लाइक दिस।
तो ये मॉलिक्यूल ऐसा नज़र आएगा। तो नाउ टेल कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होंगे, तो आंसर इज़ नो। इसका मतलब है कि बोथ ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये एक जैसे मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स। तो नेचर में कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोजिबल नहीं हैं, बल्कि क्या है, कायरल हैं या नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो अगर डिफरेंट हैं तो इनकी कोई प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। तो यस, इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। अब इनके अंदर कनेक्टिविटी दोनों में सेम है, लेकिन दोनों की स्पेस में ओरिएंटेशन क्या है, डिफरेंट। अब इस कार्बन के साथ भी ब्लैक रेड ब्लू ग्रीन लगे हैं, इसके साथ भी ब्लैक रेड ब्लू ग्रीन लगे हैं, लेकिन स्पेस के अंदर इन दोनों की जो ओरिएंटेशन या एटम्स की डायरेक्शन आती है वो क्या आती है, डिफरेंट। तो दे आर टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म, जिसको हम स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहते हैं। तो अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए क्या कंडीशन नेसेसरी है, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए जो फर्स्ट कंडीशन नेसेसरी है वो ये है कि मॉलिक्यूल मस्ट बी कायरल। कायरल का क्या मतलब है, कायरल का ये मतलब है कि इसकी मिरर इमेजेस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना करें। इसकी मिरर इमेजेस क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी एक दूसरे से क्या हो, डिफरेंट हों। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। अब कौन कौन से मॉलिक्यूल्स कायरल होते हैं, विच मॉलिक्यूल्स आर कायरल। तो आपके पास कायरल मॉलिक्यूल्स में वो मॉलिक्यूल्स आते हैं जिनमें कार्बन के सारे बॉन्ड्स क्या हो, सिंगल, और चारों ग्रुप्स क्या हो, डिफरेंट। लाइक ये कार्बन आ गया, इसके चारों बॉन्ड्स क्या आगे, सिंगल, और चारों ग्रुप्स क्या आगे, डिफरेंट। लाइक सपोज तो कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल हैं और इसके चारों ग्रुप्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कायरल। अब मैं इसकी मिरर इमेज जब बनाऊंगा तो ये पहले जिस तरह मैंने दिखाया था, ये जब आप मूव करके इधर लेके जाओगे तो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और CH3 इधर आ जाएगा, ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमेशा कायरल होते हैं, जिनमें क्या हो, कार्बन हो जिसके सारे बॉन्ड सिंगल हों और सारे ग्रुप्स डिफरेंट हों। ऐसे कार्बन को आप क्या कहते हैं, कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियोजेनिक कार्बन। ये तीनों एक ही नाम है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कायरल। अब इनके अलावा और भी काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स कायरल हैं। अदर मॉलिक्यूल्स आर कायरल एज वेल। जिस तरह अमाइंस आप देखेंगे, अमाइंस में भी कायरलिटी है। एलीन्स आप देखेंगे, एलीन्स में भी कायरलिटी है। सपोज मैं एक एलीन बनाता हूँ, अब इसमें ये दो ग्रुप्स इस प्लेन में अटैच्ड हैं। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें ये ए बी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और ये ए बी कौन से प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में है। अब इसकी मिरर इमेज कैसी है,
अब आप जब इस मॉलिक्यूल को रोटेट करके इधर लेके जाओगे तो ए पे क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा, बी पे क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मसला होगा, यहाँ पे क्या होगा कि बी जब घूम के जाएगा तो बी ए पर चला जाएगा और ये वाला बी इस ए पर चला जाएगा, तो ये भी क्या हो जाते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। तो आपको बताने का मकसद ये है कि हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए मॉलिक्यूल का कायरल होना मस्ट है, कार्बन का कायरल होना मस्ट नहीं है। लेकिन जिन मॉलिक्यूल्स में कायरल कार्बन होगा वो मस्ट क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। इस बात का मतलब फिर समझें, ये आपकी बुक में लिखा है कि फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूल का कायरल होना मस्ट है। अब वो मॉलिक्यूल्स जिनमें कायरल कार्बन मौजूद है वो तो होते ही कायरल हैं, लेकिन इसके अलावा काफ़ी मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जिनमें कायरल कार्बन मौजूद नहीं है। लाइक इन दो मॉलिक्यूल्स को देखें, इसमें कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जिसके सारे बॉन्ड सिंगल हों या जिसके अंदर क्या हो, चारों ग्रुप्स डिफरेंट हों। तो इनमें से कोई कार्बन ऐसा नहीं है, तो इसमें कायरल कार्बन मौजूद नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूल ख़ुद क्या है, कायरल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए मॉलिक्यूल का कायरल होना मस्ट है, कार्बन का कायरल होना मस्ट नहीं है। लेकिन हर वो मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन कायरल होगा वो ऑप्टिकल आइसोमर ज़रूर होगा। नाउ लेके जाते हैं डिस्कशन फर्दर कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या चीज़। तो अब हमारे पास जो दो आइसोमर्स बनते हैं एक कंपाउंड के, जो एक मिरर इमेज है और जो दूसरी मिरर इमेज है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स, या इनको हम इनैंशियोमर्स भी कहते हैं, एक दूसरे के इनैंशियोमर्स भी कहते हैं, लाइक दीज वंस। ये लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ये हो गया, और इसकी मिरर इमेज ले लें, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स या इनैंशियोमर्स हैं। अब ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं कि हम इनको आइसोमर्स कह रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग ये है कि एक तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अब ये ऐसा क्या करते हैं, अब सपोज़ करें कि मैंने इन दोनों में से इन दोनों की क्या की, सॉल्यूशन बनाई। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ आइसोमर ए, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ आइसोमर बी। अब ये ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे हैं, इनको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स क्यों कहते हैं। अब मैंने ए की सॉल्यूशन के थ्रू प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या किया, पास किया। ए की सॉल्यूशन के थ्रू मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया, और बी की सॉल्यूशन के थ्रू भी मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या किया, पास किया। अब सपोज करते हैं कि ए की सॉल्यूशन लाइट को बेंड कर देती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और बी की सॉल्यूशन लाइट को बेंड कर देती है उतना ही लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कि ये जो दो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं उनमें से एक जो है वो लाइट को बेंड करेगा क्लॉकवाइज, और जो दूसरा है वो लाइट को बेंड करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इसलिए हम इनको ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं कि ये लाइट को डिफरेंटली बेंड करते हैं। अब जो लाइट को बेंड करेगा किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, उस आइसोमर को हम क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। उसको हम क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या स्मॉल डी। और जो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज बेंड करेगा, जो लाइट को बेंड करेगा एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम क्या कहेंगे, लीवो रोटेटरी। एल से हम इसको डिनोट करते हैं। इसको ऐसे याद रखें कि एल फॉर लेफ्ट,
तो लेफ़्ट कौन सी डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज, तो लीवो रोटेटरी वाला क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑटोमेटिकली क्लॉकवाइज वाला क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। तो स्टीरियो आइसोमर्स में ऑप्टिकल आइसोमर्स या इनेंशियोमर्स वो होते हैं जो एक दूसरे की क्या हो, मिरर इमेजेस हो, नंबर 1 थिंग। सेकंड थिंग, वो दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं कि एक आइसोमर लाइट को बेंड करता है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और दूसरा लाइट को बेंड करता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एक ने अगर 30 डिग्री क्लॉकवाइज बेंडिंग की है तो दूसरा 30 डिग्री ही एंटी क्लॉकवाइज बेंडिंग करेगा। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनेंशियोमर्स। अब आप शक्ल देख के अब आपको ये ए नज़र आ रहा है और ये बी, तो मॉलिक्यूल की शक्ल देख के आप कभी भी ये डिसाइड नहीं करते हो कि ये मॉलिक्यूल हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी। अब इसको देख के मैं ये नहीं कह सकता कि ये डेक्स्ट्रो है या लीवो है, या इसको देख के मैं ये नहीं कह सकता कि ये डेक्स्ट्रो है या लीवो है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लीवो? मैं दोनों की सोल्यूशन बनाऊंगा, इन दोनों में से जिसकी सोल्यूशन लाइट को बेंड कर देगी क्लॉकवाइज वो डेक्स्ट्रो होगा, और जो लाइट को बेंड कर देगा एंटी क्लॉकवाइज वो लीवो होगा। तो ये इसलिए डिफरेंट हैं कि बाकी कंपाउंड्स आप देख लें, सिस, ट्रांस या बाकी जितने भी, आपको शक्ल देख के पता चलता है कि ये कौन से आइसोमर्स हैं। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लाइट पास करके देखना पड़ता है कि कौन सा क्लॉकवाइज बेंडिंग कर रहा है और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज। तो उस बेस पे हम इनको डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी असाइन करते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, अब मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास आ गई एक सॉल्यूशन, अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर है और 50% लीवो रोटेटरी। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी लाइट को बेंड करेगा क्लॉकवाइज और लीवो रोटेटरी लाइट को लेफ़्ट या एंटी क्लॉकवाइज बेंड करेगा। तो अब होगा ये कि अब जब दोनों इक्वल अमाउंट्स में हैं तो दोनों का इफेक्ट्स क्या हो जाएगा, कैंसल, और ओवरऑल आपको कोई लाइट की बेंडिंग नज़र नहीं आएगी। तो ऐसे मिक्सचर्स जिनके अंदर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस मौजूद हों लेकिन उनके इक्वल अमाउंट होने की वजह से आपके पास ओवरऑल सॉल्यूशन के अंदर लाइट की बेंडिंग ना हो, ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर्स। रेसिमिक मिक्सचर में आपके पास क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं लेकिन इक्वल अमाउंट में होते हैं, दैट्स वाई हमारे पास ओवरऑल कोई रोटेशन नहीं आती। नाउ अगली इम्पॉर्टेंट जो बात है दैट इज स्पेसिफिक रोटेशन। ये क्या चीज़ है? अब आपने एक आइसोमर की क्या बनाई है, सॉल्यूशन बनाई है। सपोज कि आपके पास एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर है, उसकी आपने क्या बनाई है, सॉल्यूशन बनाई है। अब आप उसके थ्रू लाइट को पास करते हैं तो ये लाइट के पाथ को क्या कर देता है, बेंड कर देता है, ये लाइट के पाथ को बेंड कर देता है। अब बेंडिंग की डिग्री क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब आपके पास अगर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम थी तो बेंडिंग क्या हो जाएगी, कम, और सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी तो बेंडिंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो ये आपके पास कॉन्सेंट्रेशन और पाथ लेंथ पे डिपेंड करती है रोटेशन। जितनी रोटेशन है वो डिपेंड करती है कि कितना आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस मौजूद है और कितना आपने लाइट को उस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के थ्रू गुजारा है, उस सॉल्यूशन की कितनी लेंथ के थ्रू आपने इसको पास किया है। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यार एक कंपाउंड है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, उसकी रोटेशन इतनी होगी, या उसकी एक मोलर सॉल्यूशन की रोटेशन इतनी होगी, तो वो है स्पेसिफिक रोटेशन।
स्पेसिफिक रोटेशन आपको ये बताता है कि एक मोलर सॉल्यूशन होगी तो उसकी रोटेशन कितनी होगी, क्योंकि रोटेशन कॉन्सेंट्रेशन के साथ वेरी करती है। तो अगर आपने किसी आइसोमर को रोटेशन असाइन करनी है, से फॉर एग्जांपल मैं अगर कहना चाहता हूँ कि लैक्टिक एसिड की 1 मोलर सॉल्यूशन कितनी रोटेशन करना चाहती है, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। तो स्पेसिफिक रोटेशन इज गिवन बाय ऑब्जर्व्ड रोटेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन इनटू पाथ लेंथ। जिस लेंथ के थ्रू या जितनी आपके पास सॉल्यूशन की लेंथ के थ्रू आपने लाइट को पास किया है, वो मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन, उसको आप डिवाइड कर दें जितनी आपने ऑब्जर्व की है रोटेशन, तो आपके पास आ जाती है स्पेसिफिक रोटेशन, जो बताती है कि 1 मोलर अगर सॉल्यूशन होगी तो वो कितनी बेंडिंग करेगी। अब आपके पास मीज़ो कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब आपके पास कभी कभी नेचर में एक कंपाउंड आ जाता है इस तरह का, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूँ। नाउ लेट्स लुक एट दिस। ये एक पूरा कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड के अंदर अगर आप इस कार्बन को देखें तो इसके साथ 1 2 3 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो दिस कार्बन इज कायरल, ये कार्बन क्या है, कायरल है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। अब इस कार्बन को जब आप देखते हैं तो इसके साथ भी 1 2 3 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। ये कार्बन भी क्या है, कायरल। लेकिन अब एक मसला है, अगर आप इसको इस प्लेन के थ्रू डिवाइड करें तो आपको इस प्लेन को अगर आप मिरर समझें तो आपको मिरर की दोनों तरफ क्या नज़र आ रही हैं, मिरर इमेजेस। तो अगर इस साइड से डेक्स्ट्रो रोटेशन होगी तो इस साइड से क्या हो जाएगी, लीवो रोटेशन हो जाएगी। तो आपके पास एक ही कंपाउंड के अंदर डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेशन होगी तो ओवरऑल इस कंपाउंड के अंदर कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं होगी। तो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं मीज़ो कंपाउंड। मीज़ो कंपाउंड में आपके पास क्या होते हैं, कायरल कार्बन्स मौजूद होते हैं, लेकिन दोनों के एक दूसरे की तरफ क्या बन रहे होते हैं, मिरर इमेजेस बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक कार्बन डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा लीवो हो जाएगा। ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। ना आपको अक्सर एक क्वेश्चन दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि इस कंपाउंड में कायरल कार्बन्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की बात करता हूँ, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। नाउ यू हैव टू डिटरमिन नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स इन ग्लूकोज। तो इस कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल नहीं है तो दिस इज नॉट अ कायरल कार्बन। इस कार्बन के चारों बॉन्ड्स क्या हैं, सिंगल हैं। अब इसके साथ हम देखते हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स अटैच्ड हैं। इसके साथ एक ये ग्रुप अटैच्ड है, ओके। इसके साथ क्या अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन, एक OH, एक ये पूरा ग्रुप और एक ये पूरा ग्रुप। तो दिस इज कायरल, यस, 1 कायरल कार्बन वी हैव फाउंड। अब अगर आप इस कार्बन को देखो तो इसके साथ भी 1 2 3 और 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। इसी तरह इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो टोटल 4 कायरल कार्बन्स हो गए। इसको देखें तो इसमें 2 ग्रुप्स क्या हैं, सेम है, ये और ये क्या है, सेम है। तो दिस इज़ नॉट अ कायरल कार्बन। तो इसमें 4 कायरल कार्बन्स आपके पास आ गए। तो आपको अक्सर एक मॉलिक्यूल दे के आपसे उसके अंदर पूछ सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल कार्बन्स मौजूद हैं। या एक और क्वेश्चन आपको आ सकता है, आपको एक और क्वेश्चन भी आ सकता है। सपोज आपको एक कंपाउंड दे दिया इस तरह का, आपसे पूछते हैं कि इसके अंदर
कितने टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब है इसके अंदर आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर्स भी आएंगे, इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी आएंगे, इसके अंदर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स भी आएंगे, इसके अलावा बाकी सारे आइसोमर्स, डायास्टीरियोमर्स और सारे मिला के जितनी भी टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हैं सारी। तो स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड करने का फॉर्मूला है 2n, वेयर n डिनोट्स नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स या कायरल एटम्स। तो इससे आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बल्कि सारे स्टीरियो आइसोमर्स पता चलते हैं, जिसमें ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, कन्फिग्रेशनल, कन्फर्मेशनल और बाकी सारी टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म इंक्लूड हो जाती हैं, डायास्टीरियोमर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इसके अंदर आप कार्बन को देखें, इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन के साथ कितने ग्रुप्स अटैच्ड हैं। इस कार्बन के साथ 1, 2, 3 और 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो दिस कार्बन इज कायरल। तो एक कायरल कार्बन हमारे पास हो गया। अब आप अगर इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन के साथ भी 1, 2, 3 और 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो टोटल कितने कायरल कार्बन्स हैं? 2। तो इस कंपाउंड के अंदर 2⁻² इज इक्वल टू टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर्स हमारे पास क्या होंगे? फॉर्म, जिसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल, कन्फर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल सारे आइसोमर्स इंक्लूडेड होंगे। तो ये फार्मूला स्टीरियो आइसोमर्स टोटल फाइंड करने का है। सो दैट्स ऑल अबाउट स्टीरियो आइसोमरिज्म। थैंक यू।